स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पड़ने वाले प्रमुख अकाल। हमारी जो भूमि से संबंधित सारी व्यवस्थाएं थी, उनके बाद व्यवस्थाओं के बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ा, महालवाड़ी व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, उनके बाद में भारत में जो अकाल पड़े या ब्रिटिश राज में जितने भी अकाल पड़े, उसके बाद पढ़े हैं और कुछ उससे पहले भी। तो हम उन अकालों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अकाल भारत में कब कब पड़े, उनके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा जो मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र था जहाँ पर अकाल पड़े थे। जो मुगल शासक थे उनके समय यद्यपि भूमि का प्रबंध तो कर दिया गया था, भूमि का प्रबंध तो मुगल शासकों के टाइम पर कर दिया गया, पर अकाल से रक्षा करने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया गया था। अकाल से कैसे रक्षा हो सकती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मुगलों के बाद कंपनी राज सत्ता ने भी 18वीं शताब्दी में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय कंपनी अपने राज्य विस्तार में व्यस्त थी। क्योंकि उस समय जो कंपनी थी वो अपने राज्य का विस्तार करने में लगी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर किसी नीति का निर्माण भी नहीं किया गया। 1937 में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन अकाल राहत के लिए कोई कार्य नहीं किए गए। 1857 के विद्रोहों के बाद इस भीषण समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और 1857 से 47 के मध्य अनेक अकाल आयोगों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने समय समय पर अकाल के कारणों को याद करके सहायता के लिए सिफारिश की, किंतु इस समस्या का कोई हल नहीं मिला। ये जो समस्या थी इनका कोई हल मिला नहीं इन्हें, क्योंकि अंग्रेजों की भारतीय जनता के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। अंग्रेज जो थे भारतीय जनता से कोई भावना रखते ही नहीं थे, कोई प्रेम की भावना वे रखते ही नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इन पर। 1860 में भयंकर अकाल पड़ा, किंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत के दक्षिणी पूर्वी जिलों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाने से अकाल की जो भयंकरता थी उसमें कमी आई और भारत सरकार ने प्रथम बार कर्नल बोर्ड स्मिथ की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। कर्नल बोर्ड स्मिथ थे, उनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, किंतु अकाल आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं हो सकी। जो उसकी सिफारिशें थी उनका कार्य नहीं चल पाया और 1866 और 77 में उड़ीसा और दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर भयंकर अकाल पड़े। उनमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसके बाद भी अकाल पड़ा। इस अकाल से 10 से 20 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। बहुत लोग 10 से 20 लाख लोग जो थे मर चुके थे। व्यापारियों ने अनाज का भंडार भरकर स्थिति को और भी संकटमय बना दिया था। व्यापारी जो थे अनाज का भंडार भर लेते थे तो संकटमय स्थिति तो बननी थी, क्योंकि किसान जो थे, जो नीची जाति के लोग थे, जो दरिद्र थे, वो उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। सरकार ने समय पर अपना उत्तरदायित्व नहीं संभाला। उड़ीसा में पड़े इस अकाल के कारणों और उनका सामना करने के उपायों पर विचार करने के लिए कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया। कैंपबेल थे, उनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने अकाल का उत्तरदायित्व बंगाल सरकार पर डाला और कहा, यदि सरकार समय पर उचित कदम उठाती है तो लोगों को यह अकाल इतना कष्टदायक नहीं होता। उन्होंने सिफारिश की कि अगर सरकार इनके लिए कुछ करती तो जो अकाल पड़ा है इससे इतने लोग नहीं मरते। आयोग ने सिफारिश की कि बंगाल सरकार समुचित रूप से कृषि आंकड़ों और भू राजस्व लैंड रेवेन्यू का स्थायी अध्ययन करे। जो हमारा भू राजस्व था उसका अच्छे से अध्ययन करे, यातायात संचार के साधनों का विकास करे, किंतु सरकार ने खाद्यान्नों के निर्यात में कोई कमी नहीं की। सरकार जो थी खाद्यान्नों का निर्यात करती रही, उसमें कोई कमी नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कि थोड़ी सी प्राकृतिक आपत्ति के समय भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा, सबका निर्यात होता रहा। 1868-69 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब राजपूताना के कुछ भागों में भी अकाल पड़े। सरकार ने इस दिशा में भी कोई आदेश जारी नहीं किए, फिर भी 1 करोड़ 2 लाख लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यह अकाल भी काफ़ी भयंकर था। 1873 में दोबारा से मानसून असफल हो जाने से बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड
नॉर्थब्रुक ने बर्मा से भारी मात्रा में चावल खरीदा और इस क्षेत्र में वितरित किया। नॉर्थब्रुक जो थे इन्होंने बर्मा से कुछ चावल खरीदे भारी मात्रा में और ये बांटे, जिससे अकाल की भयंकरता घट गई। यह प्रथम अवसर था जबकि मनुष्यों को भूख से बचाया गया, अकाल का सफलतापूर्वक सामना किया गया। यह समस्या का अस्थायी हल नहीं था। फलस्वरूप 1876-77 में पुनः मानसून सफल हो गया और फिर भी भीषण अकाल पड़े। 76 में इसका प्रकोप जो है वो मद्रास, मुंबई, हैदराबाद और मैसूर तक ही सीमित रहा, किंतु अगले वर्ष दोबारा से मानसून की असफलताओं के कारण मध्य भारत और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इतना विशाल क्षेत्र पूर्ण अकाल का प्रकोप जो है कभी नहीं हुआ था। लॉर्ड लिटन ने इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किए। जब लॉर्ड लिटन का समय था, जब ये भारत में थे, उन्होंने कोई उस पर ठोस कार्य नहीं किया। जब लाखों लोग अकाल के कारण भूखे मर रहे थे, तब लिटन ने एक शानदार दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली में एक दरबार किया था लॉर्ड लिटन ने 1911 में, तो शानदार दरबार, लेकिन उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, कुछ लोग भूखे मर रहे थे और इन्होंने इतना पैसा वेस्ट किया था दरबार में, इन्होंने इनकी तरफ, इन भूखे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने 9 लाख पौंड मूल्य का अनाज भी देश से निर्यात किया था। केवल ब्रिटिश क्षेत्र में 50 लाख लोग अकाल की भेंट चढ़ गए। यहाँ पर भी काफ़ी लोग अकाल से ग्रसित हो गए। इससे लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन, उनकी तीव्र आलोचना हुई। लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया, जिसे स्ट्रेची कमीशन ने 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे। अब ये स्ट्रेची आयोग जो अकाल की सिफारिशें थी, जिसमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकाल के समय स्वस्थ व्यक्तियों को राहत कार्यों में नियुक्त किया जाए, उन्हें पेट भरने योग्य पारिश्रमिक दिया जाए। आयोग का अनुमान था कि 15% किसान परिवार ऐसे कार्यों का लाभ उठाने को तैयार हो जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में स्थानीय व्यापारियों को अनाज के वितरण का कार्य सौंपा जाए और उन पर करीब से करीब नियंत्रण रखा जाए। अकालग्रस्त क्षेत्रों से भू लगान स्थापित कर दिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। किसानों के कर्जे की व्यवस्था की जाए, जो किसानों पर कर्जा चढ़ा हुआ है उसकी व्यवस्था करो, जिससे किसान बैल बीजों की व्यवस्था कर सके। सामान्य राजस्व में 15 लाख पौंड का एक विशेष कोष तैयार किया जाए और जो अकाल के समय लगान कम करने और माफ़ करने के काम आ सके। ये स्ट्रेची आयोग की सिफारिशें थी। कुछ अकालग्रस्त जो क्षेत्र थे उनमें नहरें खोदने और रेल निकालने के काम आ सके। केंद्र के नियंत्रण में स्थानीय अकाल जो कोड था उसका निर्माण किया जाए। केंद्र के नियंत्रण में भी स्थानीय अकाल कोड का निर्माण किया जाए। इन सुझावों के आधार पर ही एक स्थायी कोष की स्थापना की गई और 1883 में अकाल कोड का निर्माण किया गया। जो इतिहासकार हैं स्मिथ, वे लिखते हैं कि अकाल नीति पर ठोस विचार प्रस्तुत करने के लिए लॉर्ड लिटन प्रशंसा का पात्र है। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में जो अकाल की नीति पर एक विचार प्रस्तुत किया तो उसके लिए इनकी प्रशंसा की जाती है। अकाल प्रशासन की संपूर्ण वर्तमान व्यवस्था उसके विचारों की आधारशिला पर खड़ी है। लेकिन स्मिथ ने इस कथन में भी सत्यता प्रतीत नहीं होती। इसमें जो स्मिथ ने कथन कहा है इसमें हमें सच नहीं लगता, क्योंकि आयोग ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में भू राजस्व स्थगित करने की सिफारिशें की थी कि भू राजस्व जो है, भूमि से जो राजस्व इकट्ठा करते हैं उसको स्थगित कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, लेकिन इसका रुपया अधिकांश रेलों के निर्माण पर और सिंचाई के साधनों के विस्तार पर खर्च किया गया। रेल का निर्माण, सिंचाई साधनों के विस्तार पर खर्च किया गया। सिंचाई योजनाओं का विस्तार अधिकांशतः पंजाब में हुआ। जो सिंचाई की जो योजनाएं थी उनका जो विस्तार है वो अधिकतर पंजाब में हुआ था, जहाँ रुई के उत्पादन के योग्य भूमि थी। 1883 में अकाल कोड का निर्माण किया गया, लेकिन अब 1899 से 1901 में इस अकाल कोड के औचित्य की जांच का अवसर आया। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है वो मानवीय न होकर प्रशासनिक अथवा वित्तीय अधिक था। वो मानव के अधिकार में नहीं था, सिर्फ वो पैसा ही चाहते थे। समस्या का स्थायी समाधान जो था वो संभव नहीं हुआ। जो समस्या थी उसका जो समाधान है
वो संभव नहीं हुआ। और 1895 में वर्षा कुछ कम हुई तो 96 में बिल्कुल नहीं हुई। उसके फलस्वरूप मध्य प्रांतों, बरार, बंगाल, मुंबई, मद्रास में भी कुछ जिलों, राजपुताना में भी भयंकर अकाल पड़े। ये जो अकाल थे, इनकी सुविधा के लिए, इनके देखभाल के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। अंग्रेजी सरकार के द्वारा सिर्फ एक स्टैच्यू आयोग बनाया गया था और उसका भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया था। तो ये हमारे भारत में पड़ने वाले सभी अकाल थे जो भारतीय जनता को, जिससे काफ़ी जनता जो है हानि हुई जन की। बहुत सारे मनुष्य मारे गए, अकाल से ग्रसित हो गए। ये हमने आज हमारा टॉपिक था जो अकालों के बारे में, हमने सभी अकालों को पढ़ा। भारत में कितने अकाल पड़े इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इन अकालों के बारे में आप सभी अच्छे से पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।